बढ़ती है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। मैं तो और सौभाग्यशाली हूँ, महाराष्ट्र की धरती को इसलिए नमन करता हूँ कि महाराज शिवाजी ने एक सपना देखा था हिंदवी साम्राज्य का, और उसका परिणाम ये रहा कि उज्जैन के सारे मंदिर जो 1235 में ध्वस्त हुए थे, हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार महाराज सिंधिया जी के समय, राणोजी सिंधिया जी के समय हुआ है। तो मुझे और आनंद आया इस अवसर पे कि ये वो साल ऐसा था, 250 से साल ज़्यादा हो गए जब हम तो नहीं थे, लेकिन आज के काल में मैं उस आनंद को महसूस कर रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। जब भगवान राम के मंदिर में कल अयोध्या में मैं नमन करने गया, यद्यपि अयोध्या भी वो स्थान है जहाँ 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा था, और ऐसा कहते हैं कि 500 साल पहले जिस मंदिर को तोड़ा गया वो भी सम्राट विक्रमादित्य का है। तो ये वैसे देश में वीरताओं की कभी कमी नहीं रही, वीर महावीर और हर काल हर दौर में। लेकिन आज का समय बीते समय के साथ दुर्भाग्य के साथ, इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां हैं, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है, और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है, और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं, और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया, और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी, और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ नहीं लगते, इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं, पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं, और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते हैं 10 साल से सरकार मोदी जी की है, और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन, एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर, इनकी सरकार बनेगी तो क्या, सरकार तो बनेगी, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ, और तो और संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके ही सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात को। और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको, ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे क्या। ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते, और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूरवाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ, और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएँ देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से, और भी बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है।
और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात के चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, मैं आप सब चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है आपके माध्यम से, यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँचा ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि लगातार एक के बाद एक आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी के कृष्ण कन्हैया वो ही मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई, हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे क्या? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है, भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए और लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। तो जिस पे हमको गर्व गौरव है उसके बारे में क्या संकोच करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है। वैसे तो आप सब समझदार हैं, आखिरी दौर के चुनाव के इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातों को आपके माध्यम से आप सही अर्थ में पहुँचाएँगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि